हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का नॉलेज हिंदी चैनल में। ये वसंत किताब है, भाग 3 8वीं के है। पाठ है 16, पानी की कहानी। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। तो मतलब जैसे वो आगे बढ़ा तो बेर के झाड़ी, बेर होता है खाने वाला बेर, तो बेर की झाड़ी से पानी की बूंद का वो मोती से उसके हाथ पे टपक पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से आ रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिलाकर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हैं। लोग कहते हैं कि बेर की झाड़ी पे से जो उसकी बूंद उसके हाथों पे टकरा और टपका, तो वो क्या हुआ, आश्चर्य हो गया। उसने देखा कि जब उसकी दृष्टि जब पड़ी हाथों पे, तो उसकी बूंदों पे, तो वहाँ पे वो ठहर सा गया था उसके तारों से। फिर वहाँ पे एक आवाज़ सी आने लगी, तारों की झंकार सी। उसने सोचा कोई और बजा रहा होगा। चारों ओर देखा तो कोई नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी हथेली की ओर देखा तो वहाँ पे एक बूंद जो गिरी थी वही 2 हिस्से में बट चुका था। तो वही दोनों आपस में हिला रहा था, इधर उधर हो रहे थे। तो उसी की स्वर की आवाज़ हो रही थी, जैसे कि दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हो। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। उसने सुना कि बूंदें बोल रही है कि सुनो सुनो। वो चुपचाप वो क्या कर रहा था, सुन रहा था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे रहा न गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ, जानता हूँ, मैंने कहा। तो वो ओस की बूंदे से जब वो बोल रहे थे सुनो सुनो ओस की बूंदे, तो उसे रहा नहीं और उसने कह दिया कि हाँ कहो। तो ओस की बूंदों को बहुत खुशी हुई कि इसने मुझसे बातें की। तो उसने कहा, ओस की बूंदों ने कहा कि मैं ओस हूँ। तो ये व्यक्ति बोलते हैं कि हाँ, मैं जानता हूँ। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। वो कहते हैं कि लोग जो है पानी भी कहते हैं, जल भी कहते हैं। वो बोलता है कि मुझे मालूम है। मैं बेर के पेड़ में से आई हूँ, झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ में क्या पानी का फव्वारा निकलता है। जब ओस बोली कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, तो व्यक्ति ने कहा कि तुम झूठी हो, झूठी, बेर के पेड़ में से क्या पानी का फव्वारा निकलता है जो तुम वहाँ से आई हो। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। तो उसने उस पर विश्वास नहीं किया कि हाँ मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, तो उसको उस बात का दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी एकाएक पकड़ी गई। कैसे, मैंने पूछा। वो नीचे गिर जाती थी बूंद और उसमें कण, मतलब मिट्टी में जो कण होते ना, धूल कण होते हैं छोटे छोटे से, तो उसको टटोलती फिरती थी। लेकिन एकाएक पकड़ी गई। और एकाएक कैसे पकड़ी गई, तो उसके हाथों पे गिर गई थी, इसलिए वो पकड़ी गई। फिर वो व्यक्ति पूछता है, कैसे। वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वह ऊपर से उतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। वो कहते हैं कि ऊपर से तुम जितना देख रहे हो उतना बड़ा नहीं है, बल्कि वो पृथ्वी में भी बड़ा है, इतना ही, मतलब ज़मीन के अंदर भी वो उतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। और पृथ्वी के अंदर क्या है, बड़ी जड़ें हैं, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। अब जो पेड़ के जड़ के जो रोए हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। अब कहते हैं कि वो बहुत निर्दयी हैं। उसमें से मुझ जैसे बहुत सारे असंख्य जल है जिसको वो कण के बल पे अपने अंदर खींच लेते हैं और
एकदम से खा जाते हैं। उसमें से कई सारे कण को क्या करते हैं कि उसका सब कुछ छीन लेते हैं। मतलब उसमें जो पानी में जो उसकी एनर्जी होती है, ज़रूरत होती है, जो पेड़ को ज़रूरत होता है, वो निकाल लेते हैं और उसे बाहर फेंक देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर काँप उठा। उसे क्या क्रोध और घृणा आया। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? कहते हैं कि पेड़ जो इतना बड़ा है तुम्हें दिख रहा है, बस यूं ही खड़ा है, उसका कोई और काम नहीं है। उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मैंने असंख्य बूंदों को अपने प्राण नाश किए हैं। कहते हैं कि इस पेड़ को इतना बढ़ाने के लिए मैंने असंख्य बंधुओं को, देखते हैं कि मतलब मेरे जो और कई सारे दोस्त उसको अपना प्राण नाश किए हुए देखे हैं। मैंने बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। जो व्यक्ति था वो कहानी जो वो बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। हाथों में भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं कांपी। दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। वो बोलते हैं कि मैं आराम से आनंद पूर्वक उसे घूम रही थी कि दुर्भाग्यवश मेरे जो मैं एक रोए से टकरा गया, जड़ के रोए से। उसने मैं जैसे टकरा तो मैं बहुत कांप गई। दूर भी भागने का प्रयत्न किया लेकिन पकड़ी गई। उसने मुझे पकड़ ही लिया। और फिर क्या हुआ मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली। अब उसे इस कहानी को जानने के लिए और उसमें उत्सुकता आ गई और उसने पूछा। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद उसे जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे खींच रहा हो। और कहते हैं मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया और जहाँ पे ऐसा लगा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा और कोई मेरा हाथ पकड़ के खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। अब वहाँ पे उसका बूंद का एक भाई भी पहले से ही वहाँ पे पहुँचा गया था। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। अब उसका भाई को जो लाया गया तो उसके लिए अब स्थान बनाने के लिए क्या कर रहा था, उस सबको एक दूसरे से दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैंने उन दोनों के बीच पिस गई। अब जब उस बूंद के हाथ पकड़ के दूसरी बूंद जो ऊपर खींच रही तो उन दोनों के बीच क्या वो पहले से दब चुकी थी, तो उसके बीच में क्या वो पिस चली। मैं लगभग 30 दिन तक यह सांस भोगती रही। अब वो 30 दिन तक इसके साथ यही होता है कि वो पिसती रही और उसे दबाता गया रहा। मैं पत्तों के नन्हे छेदों से होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। पत्ते पे जो छोटे छोटे छेद होते हैं उसमें से जैसे तैसे निकल के वो जान बचा के भागी। मैंने सोचा था कि पत्ते पर पहुंचते ही उड़ जाऊंगी, परंतु बाहर निकलने पर ज्ञात हुआ कि रात होने वाली थी और सूर्य जो हमें उड़ने की शक्ति देते हैं जा चुके हैं और वायुमंडल में इतने जल के कण उड़ रहे हैं कि मेरे लिए वहाँ स्थान नहीं है। तो कहते हैं कि जैसे उसने पत्ते में से निकला तो उसने सोचा कि बाहर निकलते ही भाग जाऊंगा। लेकिन जब वो बाहर निकली तो उसे सूर्य रात होने वाली थी, सूर्य जो है अस्त होने वाले थे। तो जो सूर्य की शक्ति से जो ऊपर खिंच जाती तो वो उसे मिलती नहीं थी, इसीलिए वो रुक गई। और वायुमंडल में तो इतने सारे कण बहुत सी पहले से उड़ रहे थे तो उसके लिए वहाँ पर स्थान थे ही नहीं। तो मैंने अपने भाग्य पर भरोसा कर पत्ते पर ही सिकुड़ी पड़ी रही। अभी जब देखा तो जान आई और रक्षा पाने के लिए तुम्हारे हाथ पर कूद पड़ी। अब वो बोलती है कि अभी जब देखा मैंने तो मेरे जान में जान आई और तुमसे रक्षा पाने के लिए मैंने तुम्हारे हाथों पे कूद पड़ी। अभी
इस दुख तथा भावपूर्ण कहानी का मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने कहा, जब तक तुम मेरे पास हो पत्ता तुम्हें न छू सकेगा। जब जो कहानी सुना तो उसे बहुत ही दया भावना आई उसके अंदर, और उसने कहा कि जब तक तुम मेरे पास हो तब तक तुम्हें कोई पत्ता तुम्हें छू नहीं सकेगा। भैया, तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। अब वो क्या कहती है, तुमने मेरी हेल्प की, तुम जो मेरी मदद कर रहे हो इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूँ। उसने कहा कि जब तक सूरज नहीं निकलेगा तभी तक आप मेरी रक्षा करो। उसका दर्शन पाते ही मैं उड़ने की शक्ति आ जाएगी। अब सूरज जब निकल जाएगा तो मुझ में उड़ने की शक्ति जो है आ जाएगी। मेरा जीवन विचित्र घटनाओं से परिपूर्ण है। मैं उसकी कहानी तुम्हें सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ तनिक भी न दुखेगा। वो कहती है बूंद कि मेरा जो जीवन है उसकी घटना ही बहुत विचित्र है, मतलब बहुत ही अजीब है। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी तो तुम्हारा हाथ जो है वो नहीं दुखेगा। अच्छा सुनाओ। वो व्यक्ति बोलते हैं कि अच्छा सुनाओ। बहुत दिन हुए मेरे पुरखे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नामक दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। बहुत दिन हो गए हैं, उसके पुरखे हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि दोनों गैस जो दोनों सूर्यमंडल में क्या है, लपटों के रूप में विद्यमान थी। सूर्यमंडल ने अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी। अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सौरमंडल में नहीं है? अब वो बोलते हैं जो तुम्हारे पुरखे हैं क्या अभी अब सौरमंडल में नहीं है? उनके वंशज अपनी भयावह लपटों से अभी उनका मुख उज्ज्वल किए हुए हैं। हाँ, तो मेरे पुरखे बड़ी प्रसन्नता से सूर्य के धरातल पर नाचते रहते हैं। वो बोलती है कि मेरे वंशज जो है वो अभी भी हैं और सूर्य के धरातल पर बड़े प्रसन्नता के साथ नाचते रहते हैं। एक दिन की बात है कि दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। अब जो है प्रकाश पिंड उन्हें दिखाई पड़ा। उनकी आंखें चौधियाने लगी। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। जो जो पास आता जाता था उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य के लाखों गुना बड़ा था। अब जो है एक पिंड उसके सूर्य की ओर तेजी से बढ़ रहा था, उसका आकार बहुत बड़ा था, लेकिन उसमें इतनी किरण थी कि वो उसके जितने पास हुआ था उतने में आंखें उसकी चौंधियाने, मतलब आंखें उसके आंखों में उसका असर पड़ता था। उसका आकार बढ़ता जाता था। यह सूर्य के लाखों गुना बड़ा था। उसकी महान आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य कांप उठा। उसके जो शक्ति थे, आकर्षण थे, उसमें क्या हुआ, उस वजह से वो कांप उठा। ऐसा ज्ञात हुआ कि उस ग्रहराज से टकराकर हमारा सूर्य चूर्ण हो जाएगा। वैसा न हुआ। ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर उस पिंड से टकरा गया तो सूर्य क्या हुआ, चूर्ण बन जाएगा, मतलब चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वह सूर्य के सहस्रों मील दूर से ही घूम चला और सूर्य से बहुत दूर मील से वो घूम के वापस चला गया, परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर उसके पीछे चला। अब इतना उसमें आकर्षण था, इतना उसके शक्ति थे कि सूर्य का एक हिस्सा पीछे का टूट के उसके साथ चला गया वापस। सूर्य से टूटा हुआ भाग इतना बड़ा, इतना भारी खिंचाव संभाल न सका और कई टुकड़ों में टूट गया। अब जो सूर्य के जो भाग उससे खींच रहा था तो उससे संभाला नहीं गया कि सूर्य नहीं छोड़ता उसे, तो इस वजह से क्या वो उसको कई टुकड़ों में वो क्या वहीं पे टूट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। उन्हीं में से क्या हमारी पृथ्वी क्या है, उसका ही एक टुकड़ा है। यह प्रारंभ में से एक बड़ा आग का गोला थी। अब प्रारंभ मतलब होता है शुरू से ही जो है वो बहुत बड़ी एक आग का गोला थी ऐसा, परंतु उन लपटों से तुम पानी कैसे बनी? अब वो बोलता है कि जब वो आग के लपटे थे तो उसमें से तुम पानी कैसे बनी? मुझे पता नहीं। हाँ, यह सही है कि हमारा ग्रह ठंडा होता चला गया। अब जो ग्रह क्या होता चला गया? ठंडा।
और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई हूँ। अब वो बोलते हैं कि अरबों साल पहले, अरबों वर्ष मतलब साल, अरबों साल पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रासायनिक क्रिया के कारण जो है बूंद उत्पन्न हुई है। उन्होंने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया है और मुझे उत्पन्न किया। उनका जो वास्तविक अस्तित्व था वो उसने मिटा दिया, गंवा दिया मतलब खो दिया। और तब जाके उन्होंने किसको उत्पन्न किया? बूंद को। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। अरबों साल पहले वो कैसे काम करती थी? भाप के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ घूमती फिरती थी। उसके बाद न जाने क्या हुआ, जब मुझे होश आया तो मैंने अपने को ठोस बर्फ़ के रूप में पाया। और जब उसे होश आया तो वो क्या बन गई? एक बर्फ़ का ठोस हिस्सा बन गई। मेरा शरीर पहले भाप के रूप में था, उसका शरीर जो था पहले भाप में था, वह अब अत्यंत छोटा हो गया है। वह पहले से कोई 70वां भाग रह गया है। पहले जो भाप के रूप में निकलता था तो बड़ा था, लेकिन अब अपने शरीर के अनुसार वो कितने में हो गए? 17वां भाग में बन चुकी है बूंद बन के। मैंने देखा मेरे चारों ओर मेरे असंख्य साथी बर्फ़ बने पड़े थे। उसके जो साथी थे सब क्या थे? बर्फ़ बने पड़े थे। जहाँ तक दृष्टि जाती बर्फ़ के अतिरिक्त कुछ न दिखाई पड़ता। जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर पड़ता था। हमारे कितने साथी ऐसे भी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने, उछलने, कूदने के लिए कमर कसे तैयार बैठे रहते थे। अब उनमें से कई सारे दोस्त उनके ऐसे थे जो कि हवा में आंधी के साथ उड़ने के लिए तैयार बैठे रहते थे। बड़े आनंद का समय रहा होगा वहाँ, बड़े आनंद का। कितने दिनों तक? कई लाख वर्षों तक, कई लाख। कहते हैं कि बड़े आनंद का समय था उन दिनों का, कई लाख वर्षों तक ऐसे ही होता रहा। हाँ, चौंको नहीं, मेरे जीवन में 100-200 वर्ष दाल में नमक के समान भी नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे जीवन की जो 100-200 वर्ष है वो दाल में नमक के समान भी नहीं है। दाल में नमक के समान का मतलब है कि दाल में जैसे नमक डालते हैं वो गल जाता है, पता नहीं चलता है, उस तरह भी उसका जीवन नहीं है 100-200 साल से। मैंने ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप करते ज्ञान अपने को धन्य माना और ओस की बूंद के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ चली। अब उसने दीर्घजीवी मतलब इतनी लंबी आयु वाली जिंदगी जीने वक्त उसे बहुत अच्छा लगा, उसे बहुत अपने आप को बहुत गर्व महसूस हुआ उस पर, अपने आप पर। और ओस के बूंद के प्रति उसकी श्रद्धा बढ़ती चली गई। हम शांति से बैठे एक दिन हवा से खेलने की कहानियाँ सुन रहे थे कि अचानक ऐसा अनुभव हुआ मानो हम सरक रहे हो। अब हवा से एक दिन खेल रहे थे बैठ के, तो उन्हें अचानक से ऐसा मालूम है कि जैसे वहाँ से वो सरक रहा मतलब वहाँ से हिल रहा हो। सबके मुख पर हवाइयाँ उड़ने लगी, सबका मुख जो है वो परेशानी वाला हो गया। इतने दिन आनंद के काटने के पश्चात अब दुख सहन करने का साहस हम में न था। अब इतने दिन 100-200 साल बहुत आनंद करा, अब फिर दुख, अब उसका दुख बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं थी। बहुत पता लगाने पर हमें ज्ञात हुआ कि हमारे भार से ही हमारे नीचे वाले भाई दबकर पानी हो गए हैं। अब बहुत पता लगाने के बाद बहुत कुछ पता चला कि हम लोगों के भार की वजह से हमारे जो निचले भाई हैं वो क्या बन गए? पानी बन गए दबकर। उनका शरीर ठोसपन को छोड़ चुका है और उनके तरल शरीर पर हम फिसल चले हैं। अब बोलते हैं कि उनका शरीर जो पहले ठोसपन था वो पिघल गया और उसी के तरल शरीर पे हम भी फिसल चले हैं। मैं कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। फिर एक दिन गर्म धारा से भेंट हो गई। धारा के चलते अस्तित्व को ठंडक पहुंचाने के लिए हमने उसकी गर्मी सोखनी प्रारंभ कर दी और इसके फलस्वरूप मैं पिघल पड़ी और पानी बनकर समुद्र में मिल गई।
अब वो बोलते हैं कि इस तरह से करके कई मास समुद्र में इधर उधर घूमती रही। उसके बाद गर्म धारा से एक बार जाके वो टकरा गई, जिस वजह से गर्मी होने लगती थी, बूंद को गर्मी लग रही थी। तो उसकी बूंद गर्मी को सोखने के लिए बूंद गर्मी सोखती गई, अब सोखना शुरू कर दिया। तो उसके से क्या हुआ, वो भी पिघल गई। अब पिघल कर क्या बन गई, पानी बन गया। पानी बन के कहाँ मिल गई, समुद्र में वो भी मिल गई। समुद्र का भाग बनकर मैंने जो दृश्य देखा वह वर्णनातीत है। अब वो बोलते समुद्र का भाग बन के जो मैंने दृश्य देखा वो वर्णनातीत है, मतलब कहना बहुत ही मुश्किल है। मैं अभी तक समझती थी कि समुद्र में केवल मेरे बंधु बांधवों का ही राज्य है, परंतु अब ज्ञात हुआ कि समुद्र में चहल पहल वास्तव में दूसरे ही जीव की है और उसमें निरा नमक भरा है। पहले समुद्र का खारापन मुझे बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, पर धीरे धीरे सब सहन हो चला। अब जो है पहले जो है उसको समुद्र का पानी बिल्कुल नहीं भाया, जी मचलाने लगा, लेकिन अब धीरे धीरे करके उसको भी पसंद आने लगा, सहन करने लगी वो खारा पानी। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र के ऊपर तो बहुत घूम चुकी हूँ, भीतर चलकर भी देखना चाहिए। अब उसने समुद्र के ऊपर तो घूम ही लिया था, तब उसके भीतर जाने की लालसा जगी। इस कार्य के लिए मैंने गहरे ज्ञान जाना प्रारंभ कर दिया। अब इस काम को करने के लिए क्या क्या उसने बहुत ही अंदर जाने के लिए शुरू कर दिया। मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे, जालीदार मछलियाँ, कई मन भारी कछुए और हाथों वाली मछलियाँ देखी। अब वो समुद्र के अंदर चली गई तो कई मन वाली मछलियाँ, कई जालीदार वाली मछलियाँ, कई मन वाले कछुए, हाथों वाली मछलियाँ, ये सब उसने देखी। एक मछली ऐसी देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी, उसके 8 हाथ थे। अब एक मछली ऐसी थी जिसके 8 हाथ थे और मनुष्य से कई गुना लंबी। वह इन हाथों से अपने शिकार को जकड़ लेती। अब वो शिकार को कैसे, अपने जो उसके 8 हाथ थे उससे क्या करती थी, वो जकड़ लेती थी। मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक पड़ी। अब इसके गहराई से और दूर गई तो वहाँ पे उसने ऐसी चीज़ देखी कि चौंक गई। अब तक समुद्र में अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुँच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण मेरे नेत्र दुखने लगे थे। अब जब बल लगा के वो देखती थी, ज़्यादा अंधेरे में नहीं दिखाई दे रही थी, जिससे वो बल लगा के देखना पड़ता, जिससे उसकी आँखें, नेत्र मतलब आँख जो है क्या वो दुखने लगा, दर्द करने लगा। मैं सोच रही थी कि यहाँ पर जीवों को कैसे दिखाई पड़ता होगा कि सामने ऐसा जीव दिखाई पड़ा मानो कोई लालटेन लिए घूम रहा हो। कि वो सोच ही रही थी कि सामने इसमें कैसे जीव देखते होंगे कि उधर से कोई ऐसा जीव आगे जो लालटेन लेके घूम रहा है, ऐसी वो उसकी रोशनी थी। वह अत्यंत सुंदर मछली थी, इसके शरीर से एक प्रकार की चमक निकलती थी जो इससे मार्ग दिखलाती थी। उसके शरीर से जो चमक निकलती थी, रोशनी जैसे, उससे क्या होता था, उसे मार्ग दिखता था, रास्ता दिखता था। इस प्रकाश को देखकर कितनी छोटी छोटी अनजान मछलियाँ इसके पास आ जाती थी और वह जब भूखी होती तो पेट भर कर उनका भोजन करती थी। विचित्र है। जब मैं और नीचे समुद्र की गहरी तह में पहुंची तो देखा कि वहाँ जंगल है। छोटे ठिंगने मोटे पत्ते वाले पेड़ बहुतायत में उगे हुए हैं। बहुतायत मतलब बहुत सारी संख्या में उगे हुए हैं। यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ हैं। इन घाटियों की गुफाओं में नाना प्रकार के जीव रहते हैं जो निपट अंधे तथा महा आलसी होते हैं। और नीचे जाने पे क्या है कि ज़मीन की सतह पकड़ी गई और वहाँ पे क्या है कि उसे गुफाएं, पहाड़ी दिखाई दिया और वहाँ पे पेड़ पौधे थे, क्या थे, वो आलसी थे।
यह सब देखने में मुझे कई वर्ष लगे। जी में आया कि ऊपर लौट चलें, परंतु प्रयत्न करने पर जान पड़ा कि यह असंभव है। अब यह सब देखने के चक्कर में उसे क्या हुआ, बहुत वर्ष वहाँ पे लग गए। अब जब उसने सोचा कि यहाँ से अब ऊपर लौट चलते, तो उसे पता चला कि यह असंभव है। मेरे ऊपर पानी की इतनी 30 मील मोटी तह है। मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। अब उसके ऊपर पानी की कितनी सतह थी, 30 मील। तो वो क्या करे कि ज़मीन में ही घुस कर और अपनी जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात न थी। करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। अब यह इसके लिए जो थी कोई नई बात नहीं थी। ये करोड़ों कण है जल के जो इसी तरह अपनी जान बचते हैं, और समुद्र में नीचे धंसना, नीचे की समुद्र का जल जो है नीचे ही धंसता चला जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई। कई वर्षों में कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर एक खोखले स्थान में निकले, और एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। अब जो है कई अपने दूसरे भाइयों के साथ मिलकर वो चट्टानों में घुस गई, और वहाँ से कई वर्षों के बाद वो निकली। तो वहाँ से निकलते वो कहाँ चली गई कि पृथ्वी के खोखली सतह में, और वहाँ पे एक चट्टान में इकट्ठा होकर तब उन लोगों ने अपना सोचा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। कुछ की सम्मति में वही पड़ा रहना ठीक था, परंतु हमें कुछ उत्साही युवा भी थे। कुछ जो कहते थे यहीं पे पड़े रहते हैं, कुछ को आगे बढ़ना था। वे एक स्वर में बोले, हम खोज करेंगे। जिसको आगे बढ़ना था उसने क्या बोला कि हम खोज करेंगे, पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि भीतर क्या क्या छुपा है। अब वो कहते हैं कि पृथ्वी के हृदय में हम घुस के देखेंगे कि भीतर में क्या क्या छुपा है। अब हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ ठोस वस्तु का नाम भी न था। अब वहाँ से कहाँ पे पहुँच गए, ऐसे स्थान पे आए जहाँ पे ठोस वस्तु का क्या था, नामो निशान नहीं था। बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली पड़ी थी, और नाना प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली हो रही थी। अब जो है बड़ी बड़ी चट्टानें लाल पीली ऐसी पड़ी थी, और बहुत सारे नाना प्रकार के जो धातुएं थे वो इधर उधर उतावली हो रही थी। इसी स्थान के आसपास की दुर्घटना होते होते बची, और इसी स्थान पर क्या हुआ, आसपास में दुर्घटना होते होते वो बच गई। हम लोग अपनी इस खोज से इतने प्रसन्न थे कि अंधाधुंध बिना मार्ग देखे बढ़े जाते थे। अब इस खोज से वो इतने परेशान थे, खुश थे कि वो अंधाधुंध जो है अपने इधर उधर नहीं देखते थे, अपने मार्ग के लिए आगे बढ़ते जाते थे। इससे अचानक एक ऐसी जगह जा पहुँचे जहाँ तापक्रम बहुत ऊंचा था। यह हमारे लिए असह्य था। हमारे अगुआ कांपे, और देखते देखते उनका शरीर ओसजन और हाइड्रोजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए। मैं अपने और बुद्धिमान साथियों के साथ एक ओर निकल भागी, और वहाँ पे क्या हुआ कि जाते जाते अचानक से ऐसे जगह पे पहुँचे जहाँ पे तापक्रम था, मतलब तापक्रम बहुत ऊंचा था। तापमान जो थी बहुत ही ऊंची थी, बहुत ही गर्म थी। जहाँ पे क्या था उसके लिए उसके बर्दाश्त के बाहर था। वो उसके जो अगुआ दोस्त थे वो देखते देखते वहाँ पे ओजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में जाके विभाजित हो गए। इस दुर्घटना को देख के क्या करी वो ओश की बूंद कि वो और जो उसके बाकी दोस्त थे वो पास के किनारे में एक साथ निकल पड़े। हम लोग अब ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पृथ्वी का गर्भ रहकर हिल रहा था। अब ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ पे पृथ्वी गर्भ रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ। हम बड़ी तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। धमाका हुआ जिसमें कि वो बहुत तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े थे। पीछे देखने
से ज्ञात हुआ कि पृथ्वी फट गई और उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं और लपेटें निकल रही है। यह दृश्य बड़ा ही शानदार था और इसे देखने में हमें इसको देखने की हमें बार बार इच्छा करने होने लगी। अब जो है जब पृथ्वी के गर्भ में पहुँचे तो जब वहाँ से क्या हुआ कि अचानक से धमाका हुआ, जिससे कि वो तेज़ी से बाहर फेंक दिए गए। इस दुर्घटना में पृथ्वी के नीचे से रेत, मतलब कि जब ज्वाला फटता है उस तरह से वो ज्वाला फटा पृथ्वी में और वो उसमें से धुआं, रेत, पिघली धातुएं लपेटे से निकल रही थी। तो ये दृश्य देखने में बहुत ही शानदार था, मतलब बहुत ही अच्छा था और उस बूंद को जो है और उसके दोस्तों को वो दृश्य देखने का ही बार बार मन कर रहा था, इच्छा हो रही थी। मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। मैंने पहले कहा कि पृथ्वी के नीचे से ज्वालामुखी फटते, तो कहता है मनुष्य कि मैं समझ गया तुम ज्वालामुखी की बात कर रहे हो। हाँ, तुम लोग उसे ज्वालामुखी कहते हो। अब जब हम ऊपर पहुँचे तो हम एक और भाप का बड़ा दल मिला। अब जो है वहाँ पे उसे और एक भाप का एक बड़ा दल मिल गया। हम गरजकर आपस में मिले और आगे बढ़े। अब भाप के दल के साथ वो क्या करे, आगे बढ़े। पुरानी सहेली आंधी के भी हमें यहाँ दर्शन हुए। अब जो उसकी सहेली थी आंधी, उसके भी वहाँ पे दर्शन हुए, उससे भी मिले। वह हमें पीठ पर लादे कभी इधर ले जाती तो कभी उधर, पीठ पर लादे हुए कभी इधर ले जाती उसे तो कभी उधर ले जाती थी। वह दिन बड़े आनंद के थे। हम आकाश में स्वच्छंद किलोल करते फिरते थे। अब जब वो अपनी दोस्तों से मिले तो आकाश में क्या करती थी, इधर उधर किलोले करते फिरते थे। बहुत से भाप जल कणों के मिलने के कारण हम भारी हो चले और नीचे झुक आए और एक दिन बूंद बनकर नीचे कूद पड़े। और बहुत सारे भाप मिलने के साथ, जल के कणों के मिलने के साथ वो भारी हो गया और जिस वजह से क्या वो नीचे बूंद बन के नीचे कूद पड़े। मैं एक पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मैली कुचैली हो एक ओर को बह चली। अब वो पहाड़ में गिरी और अपने साथियों के साथ वो मैली कुचली, मतलब जो साफ़ सुथरा रहती थी वो गंदा होके आगे को बढ़ चली। पहाड़ों में से एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह भूल नहीं सकता। पहाड़ों से जो टकराते हुए एक दूसरे के ऊपर कूदने और चिल्लाने में जो मज़ा है वो भूल नहीं सकती थी। हम एक बार बड़ी ऊंची शिखर पर कूदे और नीचे एक चट्टान पर गिरे। बेचारा पत्थर हमारे प्रहार से टूटकर खंड हो गया। अब जो है एक पत्थर चट्टान पे गिरा, जिस वजह से क्या उसकी भार वो पत्थर सह नहीं पाया और वो टुकड़े टुकड़े हो गए उसके। यह जो तुम इतनी रेत देखते हो, पत्थरों को चबा चबा कर हम ही बनाते हैं। अब जो कहते हैं रेत जो तुम यहाँ देख रहे हो, तो पत्थर को चबा चबा के हम ही सब ये रेत बनाते हैं। जिस समय हम मौज में आते हैं तो कठोर से कठोर वस्तु हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। अब जिस समय जो बूंद है मौज मस्ती में आ जाते हैं तो कठोर से कठोर, मतलब मजबूत से मजबूत चीज़ें हमारी सामना नहीं कर सकती और जिस वजह से क्या होता है, पत्थर को हम लोग चबा चबा के रेत बना देते हैं। अपनी विजयों में उन्मुक्त होकर हम लोग इधर उधर बिखर गए। मेरी इच्छा बहुत दिनों से समतल भूमि देखने की थी, इसलिए मैं एक छोटी धारा में मिल गई। अब उसकी जो बूंद की इच्छा थी वो समतल भूमि देखने की थी, इसलिए वो क्या हुई, छोटी सी बूंद में धारा में मिल गई। सरिता के वे दिवस बड़े मज़े के थे। सरिता मतलब नदी के वो दिवस, नदी के वो दिन जो थे वो बड़े मज़े के थे। हम कभी भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला कर उन्हें गिरा देते। बहते बहते मैं एक दिन नगर के पास पहुंची। अब कभी पेड़ को खोखला करके गिरा देती, कभी भूमि को काट देती और इस तरह से वो इधर घूमते घूमते कहाँ को एक दिन नगर को पहुंच गई। मैंने देखा कि नदी के तट पर ऊंची मीनार
में से कुछ काली काली हवा निकल रही है। ऊंची मीनार में से क्या निकल रही थी? काली काली हवा निकल रही थी। मैं उत्सुक हो उसे देखने को बढ़ी कि मेरे हाथों दुर्भाग्य को न्योता दिया गया। जैसे उसने देखने के लिए उत्सुकता के से आगे बढ़ी कि उसका दुर्भाग्य का न्योता दिया, मतलब उसका दुर्भाग्य वहीं से शुरू हुआ। ज्यों ही मैं उसके पास पहुंची, अपने और साथियों के साथ एक मोटे नल में खींच ली गई। जैसे वो वहाँ पे पहुँचते ही रहती है कि अपने साथियों के साथ वो क्या एक नल में खींच ली गई। कई दिनों तक मैं नल घूमती फिरती, मैं प्रति क्षण उसमें से निकल भागने की चेष्टा में लगी रहती। भाग्य मेरे साथ था। कई दिन से वो कोशिश कर रही थी कि मैं इसमें से कैसे निकलूं, नल में से इधर उधर घूमती फिरती कोशिश करती रही, लेकिन फिर उसके भाग्य जो था उसके साथ था। बस एक दिन रात के समय मैं ऐसे स्थान पर पहुंची जहां नल टूटा हुआ था। अब रात के समय वो ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहाँ पे क्या था? नल टूटा हुआ था। मैं तुरंत उसमें से होकर बाहर भागी और पृथ्वी में समा गई। वहाँ से भागी और पृथ्वी में क्या हुई? वो समा गई। अंदर ही अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुँच गई। अब क्या करी? बेर के पेड़ के पास पहुँच गई। वह रुकी, सूर्य निकल आए, बस मैंने कहा। अब वहाँ पे वो रुकी और वहाँ पे तब इतने कहानी जैसी उसकी ख़त्म, वहाँ पे क्या हुआ? सूर्य निकल आए। उसने कहा बस हाँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती। सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते। अब जो उसकी बूंदे उसे क्या बोलते कि अब तो सूर्य निकल आई है, तुम मुझे रोक कर नहीं रख सकते हो। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आँखों से ओझल हो गई। ओस की बूंद जो है सूरज की किरणें मिलने से धीरे धीरे छोटी होती गई, घटना मतलब छोटी होती गई, और उसकी आँखों से, उस आदमी की आँखों से ओझल हो गई, मतलब गायब हो गई।